अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज दो मैचेस हुए। पहला बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। बांग्लादेश ने 140 रन स्कोर किए 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया ने 100 रन स्कोर किए 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे 11.2 ओवर्स में, और फिर बारिश की वजह से डीएलएस मेथड के तहत ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को अपने नाम करा दिया। दूसरा मैच बड़ा मैच था साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान। अगर हम पहले इंग्लैंड का मैच देखते हैं जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये बता दिया कि वो वेस्ट इंडीज़ नहीं है। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इंग्लैंड ने 156 रन स्कोर किए 6 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने ये मैच अपने नाम करा लिया। नसीम भाई, बात करते हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के मैच के हवाले से, और अगर हम आखिरी ओवर को देखते हैं तो 14 रन चाहिए थे, पीछे विकेट्स भी थी। शुगर है इनके पास कोई हारिस रऊफ नहीं था, क्योंकि हारिस रऊफ ने तो फिर यूएसए से खा लिए थे, लेकिन यहाँ पे नोकिया ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई और सिर्फ 6 रन दिए ऐसे क्रूशियल टाइम पे कि जब इंग्लैंड के पास पीछे विकेट्स भी थी और इतना मुश्किल वो नहीं था। देखिए, ये चीज़ आपकी टीम को लिफ्ट कर देती है। जहाँ से कमबैक किया था इंग्लैंड ने, अगर वो मैच जीतने में आज कामयाब हो जाते, और साउथ अफ्रीका की तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ जब उनके 4 आउट हो गए थे जल्दी, और उसके बाद जिस अंदाज से वो कमबैक करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद उन्हें ये मैच निकालने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए थी जहाँ से वो कमबैक करके आ गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर एंड के अंदर थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ती गई। देखिए, ये बराबर की टीम है, इसमें अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश कमज़ोर टीम थी कंपैरेटिवली टू ऑस्ट्रेलिया। आप देखें, वो वन साइडेड मुकाबले के बाद जीत के आ गए, लेकिन यहाँ पर आखिरी बॉल तक मुकाबला गया था कि सेकंड लास्ट बॉल तक वो 2 छक्के मार दें, 1 छक्का 1 चौका मार दें तो भी वो मैच के अंदर है। आखिर तक वो मुकाबला गया, लेकिन नोकिया को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाएगा। आखिरी ओवर में 14 रन, और जिस तरीके के बैटर्स उस वक्त भी क्रीज पर मौजूद थे इंग्लैंड के, वो रन्स बनाने की पूरी एबिलिटी रखते थे। उन्होंने 14 रन नहीं बनाने दिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे हारिस रऊफ ने अमेरिका के खिलाफ 15 रन बनवा दिए। आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए थे, हम यह फुल टॉस करने के लिए चले गए। हमें शायद गेम सेंस नहीं है, या हमारी इंटेंट थी नहीं जीतने वाली। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से बताऊं, और जितनी अब ये ग्रुपिंग की खबरें सामने आ चुकी हैं और जितनी बातें इस हवाले से हो चुकी हैं, अभी हम आते हैं अपनी टीम पर तो बात करेंगे, लेकिन इस मैच के अंदर एक अच्छा मुकाबला। अब तक आप इस वर्ल्ड T20 को देखेंगे तो कोई क्लोज फिनिश नजर नहीं आ रहे आपको कि आखिरी बॉल पे जाके मैच का फैसला हुआ हो। ये बड़ा हैरान कुन है ये वर्ल्ड T20। मेरे ख्याल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कई बाहर हो गया ना, इसलिए हाँ, पाकिस्तान अगर सुपर ओवर में गए थे हम। हाँ, ये बात है, लेकिन इससे हटके भी अगर हम बात करें, दिलचस्प मैच खेले तो हमने ही खेले। हाँ, वैसे हम दिलचस्प हारने वाले, हम दिलचस्प चीज़ें करने में बड़े जो हैं वो माहिर हैं। इवन लास्ट टाइम जब बात हो रही थी तो इंग्लैंड, आपने कहा था जी बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपनी परफॉर्म के साथ वापस आए, लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने गो के मैच वन साइडेड किसी भी तौर पे नहीं था। लास्ट 2 बॉलों तक पे कुछ उम्मीद थी, लेकिन साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने में आई। बिल्कुल जी, हम कह सकते हैं जैसे नसीम भाई कह रहे हैं कि बीच में चैंपियन कमबैक कर लिया था इंग्लैंड ने। हैरी ब्रूक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन में थे, ऐसा लग रहा था कि ये मैच इसको निकाल के लेके जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है और उनकी फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है ना, वो साउथ अफ्रीका की फील्डिंग को जाता है। उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग की है, लास्ट मोमेंट पर जो पीछे दौड़ के जो कैच लिया है, वी डोंट सी दैट इन पाकिस्तान क्रिकेट यूजुअली, और दिस इज़ द रीज़न कि हम T20 में अब इतना पीछे जा रहे हैं। फिटनेस इश्यूज़ हैं, इस तरह की फील्डिंग हम क्रूशल टाइम पे नहीं कर पा रहे। तो लास्ट ओवर में अगर 14 रन आपको डिफेंड करने और आपकी फील्ड पोजीशन आपका इतना साथ दे रही हो, और अनफॉर्चुनेटली सैम करन भी आए थे टीम पे, मौजूद थे उस वक्त क्रीज पे, लेके जाना चाहिए था। 9 बॉलों पे 18 रन बनाना इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को, जिन्होंने बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ को रखा और ये देखा कि लेफ्टी राइटी के कॉम्बिनेशन को किस तरह से हमने बॉलिंग करानी है और किस तरह से इसमें से निकलना। प्राइज विकेट ली नोकिया ने आखिरी ओवर, तो खैर उन्होंने मैच विनिंग किया, लेकिन हैरी ब्रूक की जो वक्त विकेट उन्होंने ली थी वो बहुत ही क्रूशियल विकेट। और जो नसीम भाई जो कैच ईमन बता रही थी, वो आखिरी ओवर में जब उन्होंने हिट किया तो वो भागते फील्डर ने बड़ा ज़बरदस्त कैच लिया। ऐसे कैचेस हमारे पास शाहिद खान अफरीदी के मैंने देखे हैं कुछ, उन्होंने बड़े एक्सेप्शनल केसेस हुए कि ऐसे कैचेस पकड़े, वरना हमारी टीम में ऐसे कैचेस ज़्यादा नहीं आते, अमूमन हम लोग छोड़ देते हैं कैचेस भी। देखिए, हमारी टीम ना फील्डिंग हमारी तो हमेशा से पैथेटिक रही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी एरा मुझे याद नहीं आता कि जिसके अंदर हम कहें हमारी वर्ल्ड की नंबर 1 फील्डिंग है। हमारे पास फील्डर आते रहे। शुएब मोहम्मद अपने दौर के नंबर 1 फील्डर थे। जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ ये 80s की क्रिकेट की नंबर 1, और आईसीसी की रैंकिंग में शुएब मोहम्मद, हनीफ मोहम्मद के साहबजादे, ग्रेट हनीफ मोहम्मद के साहबजादे, उनका नाम ऐसे लेना भी नहीं चाहिए, उनके बहुत खिदमत हैं इस मुल्क के लिए।
हमने उनको आज तक यूज़ नहीं किया। एक मरतबा उनको फील्डिंग कोच का असाइनमेंट दिया था, जो अपने एरा का नंबर 1 फील्डर था, एक दफ़ा देके आपने वापस ले लिया। अच्छा, उसका तो रीजन ये भी होता है ना नसीम भाई, लॉबी का हिस्सा नहीं होंगे, बस लॉबी का वो हिस्सा लॉबी नहीं का थे, हिस्सा वो हो शरीफ आदमी जाए। है। हाँ, और शरीफ आदमियों को तो वैसे ही कोई काम नहीं होता ना, हमारे यहाँ शरीफ आदमियों को काम नहीं है। लेकिन एक पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड T20 मैच जो है अपने नाम करा लिया। वर्ल्ड T20 के फातेह करार दे दिए गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और थोड़ा सा मैं चला गया था 2009 में, एकदम से मुझे याद आ गया कि आज ही का दिन था 2009 में जब हमने T20 का वर्ल्ड कप जीता था। नसीम भाई एकदम मैं चला गया 2009 में, फिर याद आया नहीं 2024 है। नसीम भाई, उस वक्त की टीम और अब की टीम में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? 2009 में आज ही का दिन था जब हम खुशियां मना रहे थे, पूरी पाकिस्तान कौम खुशियां मना रही थी कि जी हमने टाइटल अपने नाम करा लिया, और आज हम बैठ के ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हम तो सुपर 8 में भी नहीं आए। देखिए, उसके दो बहुत ही क्रूशल पहलू थे। एक, वो टीम ना ग्रुपिंग से हटकर थी। सबसे बड़ी चीज़, आप ग्रुपिंग कभी भी हुई है ना, वो कैप्टन उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। कैप्टन के इर्द गिर्द ग्रूमिंग घूमती है कि यार ये कप्तान नहीं चाहिए हमें, ये वाला कप्तान हमें दरकार नहीं है। यूनुस खान ऐसे कप्तान थे कि वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद उन्होंने T20 क्रिकेट छोड़ दी, और ये कहकर छोड़ दी कि ये यंगस्टर्स का गेम है, मैं इस क्रिकेट में मैच नहीं होता, सूट नहीं करता। ये ज़र्फ मैंने अपनी क्रिकेट में बहुत कम देखा। हाँ, हमारे यहाँ तो अगर कोई टाइटल जितवा देगा कहेगा 25 साल तक मैं कप्तान हूँ, लेकिन वो वहाँ छोड़ के चले गए कि ये मेरा गेम ही नहीं है। अच्छा, उनके जो उस वक्त के जो फैसले थे उनके, मैं खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से हट के आपको एक एक खिलाड़ी ऐसा लगेगा टीम के लिए जान मारता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें मोहम्मद आमिर एक्सेप्शनल थे उस एज के अंदर। आमिर का जो दिलशान को उन्होंने फाइनल में आउट किया था, आमिर के कमाल के वो उस वक्त बॉलर थे। देन शाहिद खान अफरीदी का एरा अपने उरूज पर था। वो जो उनके सेमीफाइनल फाइनल की नॉक है वो बहुत अच्छी थी। हमारी टीम एक जैल हुई थी, एक प्रॉपर टीम नज़र आती थी, जिसकी वजह से जब आपकी टीम नज़र आएगी, आपके खिलाड़ी एक दूसरे को बैक कर रहे होंगे, वो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो हमारी दो रीज़न थे जो उस वक्त की और इस वक्त की परफॉर्मेंस को आप मैच करेंगे। हमारी ग्रुपिंग की वजह से हमारी कई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ख़राब हुई है, हम पहले राउंड से भी बाहर हुए हैं, वो भी ग्रुपिंग का नतीजा था। और जब हमारी ग्रुपिंग नहीं थी, हमने टाइटल जीता है, हम वर्ल्ड टाइटल भी जीतने में, तीनों टाइटल जीते। आप अगर वो कप्तान उठा के तीनों देखेंगे, वो तीनों नॉन कंट्रोवर्शियल कप्तान रहे जिनके कप्तानी में पाकिस्तान ने टाइटल जीते हैं। उनके साथ ना तो कोई दोस्ती यारियों का लफ्ज़ कभी जुड़ा, ना उनके साथ इस चीज़ का लफ्ज़ जुड़ा कि वो फ़लाँ खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं, फ़लाँ को सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको बताऊँ ना कि इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेलते थे, मंसूर अख्तर को विविन रिचर्ड्स कहते थे। उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कराची के प्लेयर थे, उनको सपोर्ट किया करते थे, वो खड़े होते थे सपोर्ट करने। यूनुस खान की बात करें, सरफराज अहमद की बात करें, देखिए नियतों का बहुत बड़ा दखल है। जब आपकी नियत फेयर होती है ना, तो रब की मदद भी जब आती है। और ये अब कुछ ज़्यादा, पहले के दौर में भी होता होगा, लेकिन अब कुछ बहुत ज़्यादा ये नज़र आने लगा है कि अब जो नए नए लड़के आए हैं, क्योंकि इन्हें शायद बहुत ज़्यादा मिल गया है, इतनी इनकी अभी लेवल नहीं था, या वर्ड में वो यूज़ नहीं करना चाह रहा वो नहीं था, कि इन्हें बहुत ज़्यादा मिल गया है ना, तो ये थोड़े पागल से हो गए हैं। फिर लीग्स बहुत आ गई हैं, तो ये सोचते हैं कि जी पाकिस्तान टीम से निकलेंगे भी तो कहीं ना कहीं जाके हमने फिट हो ही जाना है। जब इनको थोड़ी सी सख्ती होगी ना, फिर समझ आएगा। आज नसीम भाई, मोहम्मद हफीज़ को लेकर बहुत सारी खबरें हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या विराट कोहली खुदगर्ज खिलाड़ी हैं? ऐसा मैंने नहीं कहा, मोहम्मद हफीज़ साहब कह रहे खुदगर्ज खिलाड़ी हैं। अब हफीज़ प्रोफेसर है, उनका ये जुमला मेरे लिए बड़ा हैरानकुन है। इस वजह से हैरानकुन है कि वो एक ऐसा बैटर है जो अपनी टीम की बारी को लेके चलता है, और अक्सर उनके लोग भी उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते हैं, आप अपने लिए खेल रहे हैं। भाई, आप जिस मैच में वो परफॉर्म करते हैं, ज़रा उसका रेशो निकाल लो, टीम जीती कितनी है, आपको इसी बात से अंदाज़ा हो जाएगा। कोई भी देखिए, मैं इंडिविजुअल खेल रहा हूँ, मैं पर्सनल गेम खेल रहा हूँ, मैं अपने लिए खेल रहा हूँ, वो टीम का रिजल्ट बता देता है। टीम का रिजल्ट आपके सामने हर चीज़ को ओपन कर देता है। मेरी इंटेंट क्या थी, तो फिर हफीज ने क्यों ये बात कह दी खुदगर्ज हैं? क्या बात थी, क्या वजह थी? भाई, उस दिन वो हम बात नहीं कर रहे थे कि बाबर आजम और कोहली बिकते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे आप इनका नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है तभी आज हम मोहम्मद हफीज को डिस्कस भी कर रहे हैं, यही वजह है। अब मेरे ख्याल है हफीज की पहली मरतबा बात हुई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज हफीज को लेकर कुछ और खबरें भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और जैसे कि मैंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ से रिलेटेड आज बहुत सारी खबरें हैं। वहीं एक खबर ये है कि उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि जब वो डायरेक्टर क्रिकेट थे तो 4 से 5 खिलाड़ी ऐसे थे जो टेस्ट मैच के दरमियान सो रहे थे। तो उन्होंने माइकल वॉन से पूछा कि क्या मुझे एज अ डायरेक्टर क्रिकेट इन्हें इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए कि मैच के दौरान वो सो रहे हों। तो फिर उन्होंने पूछा क्या वो थके हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मैं ऐसी परमिशन कैसे दे सकता हूँ। मैंने उनको कहा कि भाई अगर आपने ये सब करना है तो आप जो है जाके घर पे बैठें, टीम का हिस्सा नहीं होंगे। नसीम भाई, टेस्ट मैच के दरमियान 4 से 5 खिलाड़ी सो रहे हैं, ये क्या बात है भाई? ऐसे होता है, सो जाते हैं? ये बात तो वाकई में बड़ी हैरान कौन है। देखिए, एक नैप लेना एक डिफरेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पे आप 40 ओवर फील्डिंग करके आए, अगर सोना तो वैसे भी नहीं चाहिए, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वो जगह आपके सोने की नहीं है। लेकिन मैं एक मिसाल आपको इस तरह दे सकता हूँ। इंसान है, आप 100 ओवर फील्डिंग करके आए, आपकी बैटिंग आनी है 90 नंबर पे। अगर वो आंख बंद करके ऐसे बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए धूप से आया, उसको मैं सोना नहीं कहूँगा, पावर नैप, क्योंकि वो आ रहा है 10 नंबर पे बैटिंग के लिए। वो 4 खिलाड़ी किस वक्त सो रहे थे, उसकी टाइमिंग क्या थी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं हो सकता कि आप सामने वाली टीम जो बैटिंग कर रही है उसके 9 आउट हो गए और जिसने ओपनिंग करनी है वो आके सो रहा है। ये मुमकिन नहीं हो सकता, ये क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लेवल। हफीज़ भाई उन 4 प्लेयर्स का भी नाम लें और कंडीशन का भी नाम लें। देखिए, और वो सो क्या रहे थे, या तो खर्राटे लेके सो रहे थे, जैसे वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 6 वो घंटे की नींद ले रहे थे। पुलिस वालों की वीडियो नहीं बन जाती, बेचारे हमारे सो रहे होते हैं, ऐसे उनकी वीडियो बना लेते हैं। ऐसे तो इन्होंने तो कुछ ऐसा तो ही टारगेट में काम बहुत होते रहे। हाँ। लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ कि हफीज अगर टारगेट कर रहे हैं तो प्रोग्राम का इंटरेस्ट है उनका, कुछ रीजन तो देना सर, रीजन तो बनता देखिए है। ना। मैं क्या ये कह रहा हूँ आपको कि एक टीम फील्डिंग करके आ रही है 100 ओवर, उसके बाद जिसने बॉलिंग की थी, फास्ट बॉलर अगर 25 ओवर का स्पेल करके आ रहा है, 20 ओवर का स्पेल करके आ रहा है, वो 15 मिनट के आधा घंटा भी लेट जाता है ना, उसको लिटा दो भाई। उसने बैटिंग करनी है 10वें नंबर पे आके, जबरदस्ती तशद्दुद ना करो उसको। अच्छा एमन, आपकी जानिब आऊंगा, आप लोग मैचेस खेलते हैं 50-50 ओवर के, तो अभी ये मुझे बता रही थी वैसे ब्रेक से पहले, हम लोग तो वनडे में भी सो जाते हैं, लेकिन वैसे पूछ लेता हूँ मैं कि एमन ऐसा होता है, सो जाते हैं प्लेयर्स, आप सो जाती हो, चलो जी देखिए मैं ऑनेस्टली आपको एक वाकया बताऊं तो हमारे अभी रिसेंटली मैचेस थे, श्रीलंका की टीम यहाँ पे आई हुई थी, तो हम साउथ एंड एकेडमी में मैचेस खेल रहे थे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना, तो जब हम बहुत अच्छा मतलब टारगेट रोक के अंदर चले गए तो इतनी 3-4 लड़कियों की तबीयत ख़राब थी, वो वाकई उनको थोड़ा सा नैप लेना पड़ा, उसके बाद वो रिकवर हुई। बट कहने की बात ये है कि देखें, अगर आप टेस्ट क्रिकेट से कंपेयर करें ना, तो मैंने एक वाकया पढ़ा था कि जैक कैलिस जो कि दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जब वो टेस्ट में बैटिंग पे जाते थे तो वो अपनी इनिंग से पहले सो जाते थे, बेशक उनका नेक्स्ट नंबर होता था। तो एक दफ़ा इमरान ताहिर ने कहा कि मैं इनको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ये ऐसा करते हैं कि नहीं, और वो वाकई पूरी तरह सो रहे थे, और जैसी बैट्समैन आउट हुआ उठे, अंदर गए, 237 रन्स किए, बाहर आ गए। उनकी रूटीन थी, फिर आके सो गए होंगे ऑब्वियसली, फिर और सुकून से सोए होंगे, नींद पूरी नहीं होती होगी उनकी। तो कंडीशन जैसा नसीम भाई तो नसीम भाई फिर अब ये इंकशाफात क्यों हो रहे हैं, उस पर बहुत से हमारे जो साफ़ी हजरात हैं वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि ये लड़कों को बाहर करना चाहिए, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बात हो रही है। अब ये इंकशाफात क्यों कर रहे हैं? जैसे कि आप माशाल्लाह तजिया निगार हैं, ये एक स्पोर्ट्स वो है, मैंने तो इस तरह इन्हें जब ये सारी चीज़ें पता हैं, तो हफीज़ तो ख़ुद भी एक ज़ाहिर खिलाड़ी रहे हैं, तो फिर अब ये बातें करने का मकसद क्या है कि मतलब लाइमलाइट में आना है? लाइमलाइट में आना भी आप कह सकते हैं। देखिए, हफीज़ को मैं पहले भी कह चुका हूँ, मोहसिन नकवी साहब को मौका ज़रूर देना चाहिए था। जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि शाहिन अफरीदी को इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं करना था, वो हफीज़ को भी आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर पे ही डायरेक्टर बनाया था, तो उनकी रिपोर्ट तो लेते हैं, उनसे चिढ़ गए, मुझे लग रहा है हफीज़ अब चिढ़ गए। हफीज़ अब फिर वो अब टेलीविजन चैनल पे बैठे होते हैं, तो आपको पता है वहाँ कहीं ना कुछ मंजन तो बेचना पड़ता है, और फिर वो चिड़चिड़ी बातें होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हफीज़ ने अगर ये बात कही है, ख़ासतौर पे एक और भी खबर आई थी उस वक्त के उन्होंने $500 जुर्माना कर दिया था, मुझे जो सोता हुआ दिखाई दिया वो $500 जुर्माना, वो खबर जो है वो हफीज़ बाहर नहीं निकालते, वो खिलाड़ियों में ही रखते हैं। देखिए, हमारे अक्सर प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारा पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, उनका कैमरा भी अंदर मौजूद है, सेलिब्रेशन भी आप दिखा रहे हैं, आप तकरीरें भी दिखा रहे हैं। अच्छा, वो ये वाली तकरीर जो आखिरी मैच आयरलैंड से हमने खेला है, वो जो 3 तकरीरें हुई हैं, जिनमें से एक तो अभी गैरी क्रिस्टन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है, लेकिन वो जो मीडिया जो कोट कर रहा है कि 4 मिनट की जो बाबर ने तकरीर की है, उसमें वो सिर्फ एक ही बात कहते हुए दिखाई दी है, मुझे पता है तुम लोगों ने क्या किया है, मुझे पता है कि टीम के साथ क्या हुआ, ये मत समझना कि मैं लाइल हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, वहाँ सब चुप करके बैठे रहे। और बड़ी लंबी तकरीर की थी, लेकिन
मैं एक छोटा सा आपका टाइम लूंगा शेरी भाई। यहाँ पे कल हमने बहुत टॉपिक डिस्कस किया था। देखिए बहुत सीरियस एलिगेशन है जो मुबशिर लुकमान अच्छा, मैं साहब उसी ने तरफ आ लगाया। रहा था नसीम भाई मैं कि मुबशिर लुकमान साहब ने ज़ाहिर है बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए। अब उस पर क्या पेशरफ्त है? दूसरा, मैं उनको सुन रहा था तो उन्होंने शाहीन शाह आफरीदी को ये भी बोला, वो थोड़ा मुझे गुस्से में भी नज़र आ रहे थे कि शाहीन शाह आफरीदी जो हैं वो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और जगहों पे विकेटें लेते हैं, मतलब दूसरे जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं। शाहीन शाह आफरीदी इस तरह विकेट्स नहीं लेते, अपनी फिटनेस का उनका कुछ अता पता नहीं है, ऊपर से बैटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। उन्होंने उस पर ये अल्फाज कहा कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। उन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, वो मीडिया और आवाम पे अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं कि जी हमें सपोर्ट करें, और कौन इनको ऐसे मशवरे देता है, ये मुबशिर लुकमान साहब का कहना था। देखिए शाहीन शाह अफरीदी की अगर आयरलैंड के खिलाफ किसी ने बॉलिंग देखी हो जो हम मिस कर रहे थे, अब उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त दुनिया क्रिकेट में कोई क्विकेस्ट विकेट टेकर बॉलर्स में शुमार होता है, जो जल्दी विकेट लेकर देता है, पहले ओवर में शिकार करके देता है, दूसरे ओवर में आपको शिकार करके देता है। आपकी टीम की जिस वक्त ये दोस्ती थी उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की आप परफॉर्मेंस तो उठा के देखें, शाहीन शाह अफरीदी हवा में होते थे, लेकिन हमने देखा कि ये इख्तलाफात वाकई बहुत शदीद नौइयत के हैं, जहाँ पर खिलाड़ी जिस दिन चाहता है उस दिन परफॉर्म कर रहा है, जिस दिन चाह रहा है उस दिन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये बात करते शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग पे किसी को एतराज़ नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके के बॉलर है, एतराज़ इस बात पर है कि शाहीन शाह अफरीदी आपने ये बॉलिंग अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं की शुरू के अंदर। आप शुरू के अंदर अमेरिका को भी तो बैकफुट पे ला सकते थे, आपने तो मैच को जाने दिया। आपने जिस जगह पे गेंद की थी, इसका मकसद है कि जो गैरी क्रिस्टन बात कर रहे हैं या बाबर आजम ने बात की कि मुझे पता है कि किसने कैसा परफॉर्म किया, किसने पैसा परफॉर्म नहीं किया, बजाय इसके कि ये कहना कि दुनिया भर के लेफ्ट आर्म पेसर्स आउट करते हैं, शाहीन आउट नहीं करते। मेरे ख्याल है कि दुनिया के लेफ्ट आर्म पेसर्स जितना आउट करते हैं उतने ही शाहीन अफरीदी भी आउट करते हैं, उससे कम आउट नहीं। अच्छा, ये जो एलिगेशन लगे इस पर कुछ पेशरफ्त हुई है, कोई स्टेटमेंट आया? क्योंकि बहुत सीरियस एलिगेशन है, अगर अभी तक खामोशी है तो उसकी वजह क्या है? मैं बहुत सरप्राइज़ हूँ इस बात पे शेरी भाई। इस वजह से सरप्राइज़ हूँ कि देखें किसी के बाप पे इल्ज़ाम लगाया, किसी के वालिद को इल्ज़ाम लगाया, और कल भी हमने कहा कि भाई हमने तो आज तक नहीं देखा, इसके बाद भी खामोशी क्यों है। बाबर आजम के हवाले से कहा कि उनके भाई तो बिल्कुल ही फारिग है और उसके बावजूद वो गाड़ी दे रहे हैं, इसका मकसद है बाबर की फैमिली पे भी इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, कहीं अभी मैंने भी सुना है कि बाबर यूट्यूबर्स पे केस करने का सोच रहे हैं कि उन पे केस करेंगे आगे। सर सारी ज़राए से आ रही है खबर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ज़राए से एक हेडलाइन लगी हुई थी एक अखबार के अंदर आज, उसके अंदर वो ये बात कह रहे थे कि या तो वो सबूत दें या फिर जो है वो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। तो सर वो कार्रवाई कब होगी? मेरी अपनी ज़ाती राय में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, ये स्टेटमेंट आना चाहिए था। देखें बाबर भी बहुत फाइनेंशियली साउंड है, वहाब रियाज भी बहुत फाइनेंशियली साउंड है, उन्हें केस लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वाला मसला नहीं है। आप वहां बैठे हुए आप एक स्टेटमेंट तो देते, मैं आके इस पे बात करूंगा। कम से कम कोई तो। और अभी वर्ल्ड कप में तो है नहीं, आप लोग क्या बोले, मैच में बिजी थे। 3 दिन हो गए इस स्टेटमेंट को, डिज्नी वर्ल्ड में बिजी हैं आप लोग, अभी मैच में तो बिजी है नहीं। या तो आप इस चीज का इंतजार कर रहे हैं, ये जो गर्द उड़ी हुई है ये जब बैठ जाएगी तो सारा मामला ठंडा हो जाएगा। ये इल्जाम जो है ना वो हर आदमी के दिमाग में रह जाएंगे, खत्म नहीं होंगे। और दूसरी चीज, मोहसिन नकवी साहब, अभी हारिस रऊफ का वाकया हुआ था, हाँ, उस पर उनका फौरन स्टेटमेंट आ गया उनका कि भाई या तो माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं, जिन्होंने हारिस रऊफ के साथ किया है। गो के अब तक उन्होंने उस पर भी कोई कानूनी अच्छा, वहाँ वैसे कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा भाई। कानूनी कार्रवाई का अगर अंदिया मुझे कोई बता रहा था कि कानूनी कार्रवाई तो हारिस रऊफ के खिलाफ हो सकती है, तो हो सकता है, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट स्टेटमेंट दिया। उन्होंने भले कुछ किया या नहीं किया, स्टेटमेंट दिया। स्टैंड जिसको हम कहते हैं, स्टैंड यहाँ आपका स्टेटमेंट आना चाहिए था। बिल्कुल, यहाँ आपका स्टेटमेंट बनता था क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की हैसियत से। इसकी वजह यह है जिन दो को उन्होंने बहुत टारगेट किया है, एक बाबर आजम को किया है, एक वहाब रियाज को किया है। वहाब रियाज को आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी लेके आए, बाबर आजम को आप कप्तान लेकर आए दोबारा से, तो लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट आता है आप जिनके बारे में इल्जाम लग रहा है उनको आप लेकर आए। मोहसिन नकवी साहब एक अच्छी साख के आदमी है, उनकी परफॉर्मेंस बताती रही है माजी के अंदर, और मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि मोहसिन नकवी साहब खुद कोई ट्वीट डालेंगे, खुद ना कोई स्टेटमेंट आएगा उनका। मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है, ना बाबर ना वहाब ना मोहसिन नकवी। अच्छा, और इसकी एक बात यह है कि इल्ज़ाम किसी चलते फिरते आदमी ने नहीं लगा दिया कि आप कहें कि जी कोई वेला सा आदमी इल्ज़ाम लगा रहा है। मुबशिर लुकमान साहब खुद एक बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो डेफिनेटली जब उन्होंने कोई ऐसी बात की है तो उसका जवाब ज़रूर आना चाहिए। आपकी खामोशी जो है वो लोगों को डाउट में डाल रही है। वहाब रियाज के वालिद पे लगने वाले इल्जाम का बहुत दुख है, यहाँ वहाब को तो ज्यादा ही होगा। बिल्कुल, यहाँ वक्त तो ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वर्ल्ड कप जारी है और वर्ल्ड कप में फ्री मैचेस तो सभी दिखा रहे हैं, लेकिन माइको एक नया और यूनिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मैचेस देखने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पैसे कमाएं, उसका तरीक़ेकार ये है कि आप माइको की ऐप को डाउनलोड करें। जितना आपका वॉच टाइम होगा उतने आप पैसे कमा सकते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे यार ये पैसे मिलेंगे कहाँ से, निकालेंगे कैसे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सिम पैसा के थ्रू, जैस कैश या फिर आप इजी पैसा के थ्रू इन पैसों को निकलवा सकते हैं या किसी भी बैंक अकाउंट से इसे ड्रॉ करा सकते हैं। माइको पर वर्ल्ड कप दिखाने के अलावा फिल्म, मूवी, डॉक्यूमेंट्रीज और जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके कंटेंट मौजूद है, तो आप देखते जाएं और कमाते जाएं। डाउन दी माइको ऐप नाउ, देखते जाओ, कमाते जाओ और माइको लगाओ। और इसी के साथ आमिर अपने पर्सनल फिटनेस ट्रेनर के साथ चले गए। एमन, कोई ऐसा होता है कि ये सुनने में आ रहा है कि जो आमिर हैं वो अपने पर्सनल फिटनेस ट्रेनर को लेकर गए थे। T20 में भी वो मौजूद था और क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसने भी ज़्यादा ट्रेनर रखे हुए पैसे देके, अब उनकी स्किल पे सवाल उठ रहा है कि उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि आमिर को एक अलग से लेना पड़ा। उन्होंने कहा मैं अपनी फिटनेस का ख्याल रखता हूँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पर्सनल ट्रेनर सुना है इससे पहले कभी? नहीं, इससे पहले ऐसा कभी नहीं सुना कि वर्ल्ड T20 हो रहा और किसी भी प्लेयर का पर्सनल ट्रेनर चला जाए। देखें, ऑब्वियसली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द टीम, आपको टीम के ट्रेनर के साथ होना पड़ता है। और जो पाकिस्तान टीम के ट्रेनर हैं वो साउथ अफ्रीका के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स हैं। इससे पहले वो वुमेंस क्रिकेट टीम के भी ट्रेनर थे, फिर मेंस क्रिकेट टीम में चले गए। ड्रेकस उनका नाम है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराते हैं। लेकिन अगर मैं आमिर की बात करूँ, जब आमिर ड्रॉप हुए थे ना, उस वक्त उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, उसके बाद उनकी बैक में भी इंजरी हुई थी। तो आई थिंक उन्होंने जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट की है बहुत अच्छी है। आपके पास एक पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, लेकिन फॉर 20 डेज आपको टीम के साथ रहना था, आपको टीम के साथ एक्टिविटी करनी थी और परफॉर्मेंस देनी थी। ये तो फिर वो होता है ना, एहसास कमतरी भी आती है प्लेयर्स में, कहते हैं वो अपना पर्सनल ट्रेनर लाया हुआ, हम बैठे हुए इंतजार में। नहीं, एहसास से कमतरी की कोई बात नहीं है। देखें, आई वुड से दिस इज द इन्वेस्टमेंट, बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर हिज लाइफ, क्योंकि उस ट्रेनर ने उनको इस काबिल किया कि उन्होंने T20 क्रिकेट में कमबैक किया, इंग्लैंड में जाके ऐसा आपने इससे पहले कभी सुना नहीं है, तो पीसीबी ने अलाउ कैसे कर दिया फिर? ये अजीब बात है। वैसे कभी सुना खर्चे पे गए होंगे, अपने खर्चे पे गए थे, खर्चा सारा अपना आमिर है ने किया वो था ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है आप एक टीम के प्लेयर्स हैं, ऑलरेडी पीसीबी ने अपॉइंट किए हुए अपने जो ट्रेनर्स हैं, तो फिर ये सवाल आता है ना कि जो हायर किए हैं वो बेकार हैं, तो फिर इसी बंदे को हायर भी कर लो जब ये इतना अच्छा है। तो देखिए, ट्रेनर हम जिम में गए थे, हमने अपना दोनों ने ट्रेनर रखा हुआ था। हर कोई अपना एक पर्सनल ट्रेनर रखता है। कहाँ पे कंफ्यूजन होती है, आप अपनी जिस वक्त ऑफ सीजन होता है आप उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में कर रहे हैं, समझ में आता है। आप वर्ल्ड कप या पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग करेंगे कहाँ पे? उसी जगह पे ट्रेनिंग करेंगे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है। कोई अलहदा से तो टाइम इतना होता नहीं है कि आप अलहदा से भी जाके ट्रेनिंग करेंगे। वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है क्योंकि एक ट्रेनर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है, वो आपके ट्रेनर को भी देख रहा होता है। फिर जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रेनिंग कर रही होती है तो ऑलरेडी वो कोई 50 लोग लेके जा रहे होते हैं जो उनके साथ, कोई एनालिस्ट है, कोई मलेशिया है, कोई फलाना, कोई ढिमकाना, इतने लोग कहाँ पे होते हैं, लेकिन वो जाते हैं साथ में। उनमें पे एक नया आदमी बाहर से आता है एक शख्स को ट्रेनिंग कराने के लिए उसी ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मेरे ख्याल है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आप ऑफ सीजन में अपने ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग करें, हाँ वो तो आपकी अपनी मर्जी होती है। और ये चीज़ मैंने इसी वजह से एक मजाक में ईमन से कहा था कि भाई वो दूसरे वाले कहते होंगे वाह भाई अपना पर्सनल क्या बात है। अच्छा नसीम भाई, गौतम गंभीर वैसे मुझे तो कभी पसंद नहीं आया, ये बंदा लड़ता झगड़ता रहता है, हर वक्त जो है आग उगलता है ये बंदा। इसका नाम आ रहा था हेड कोच के लिए, लेकिन अभी बड़े मजे की बात ये है कि इसका नाम पीछे हो गया है और राहुल द्रविड़ का नाम जो है वो दोबारा आ रहा है। इसको कहा है कि बेटा सेकंड ऑप्शन पे रहो, अगर चांस मिला तो तुम्हें देंगे। तो गौतम गंभीर ज़्यादा सही है या राहुल द्रविड़ सही है इंडियन टीम के लिए? देखिए, इस वक्त जो इंडिया की आप बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग देख रहे हैं ना, उसको बेहतर बनाने में राहुल द्रविड़ का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने इनकी अंडर 19 टीम के साथ काम किया था और वो उसके बहुत सारे खिलाड़ी, कई सारे, अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो पता नहीं कितने हो जाएंगे, जो वहाँ उस अंडर 19 से इंडिया की इस वक्त नेशनल टीम में नॉक कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है राहुल द्रविड़ का जो रोल था, राहुल द्रविड़ इस वक्त टीम के साथ है। इंडिया की अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करता है। राहुल को किसी और मुल्क से तो ऑफर आई नहीं है, राहुल तो स्टिल यहाँ पर मौजूद है और वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर इंडिया की परफॉर्मेंस की सूरत में होंगे। गौतम गंभीर गो के कोलकाता नाइट राइडर शाहरुख खान की टीम अभी इंडियन प्रीमियर लीग जीती है, जिसके वो हेड कोच थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक फाइटर कोच माने जाते हैं। फाइटर तो आपको पता है वो हर हाल में जंगजू ही दिखाई दे रहे हैं, वो तो हर वक्त लड़ रहे होते हैं। तो हमने कोई जंग थोड़ी चल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो तो कुछ और ही सिखा देंगे प्लेयर्स को। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ कि फिर वो सियासत में चले गए थे, दरमियान में बीजेपी के रुकन बन गए थे, फ्लॉप हो गए थे। फिर वहाँ से उनको वापस उनको पता चला कि यहाँ तो सिर्फ सुनने को मिलती है, मैं जहाँ सुनाने की जगह है वहीं चला जाता हूँ दोबारा, तो वो वापस इधर आ गए। मेरा नहीं ख्याल कि राहुल द्रविड़ को इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि राहुल द्रविड़, अब देखिए हम कल भी बात कर रहे थे, विराट कोहली और जो इनके कैप्टन है रोहित शर्मा,
इस वक्त उनकी फॉर्म इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है। ये अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, बहुत साल हो गए इन्हें खेलते हुए, अब नए लोग आएंगे। नए लोग कौन आ रहे हैं? जो राहुल के ट्रेन किए हुए, जो राहुल के साथ खेले हुए, जो राहुल के साथ ग्रूम हुए हुए। तो मेरे ख्याल है राहुल इनके लिए ज़्यादा बेहतर चॉइस होगा। वो तो मुझे पागल सा आदमी लगता है अरे भाई। नसीम भाई, एक चीज़ और बता दें, बस थोड़ा सा ही बताइएगा इसके बारे में। तो हमें ये अभी भी विराट कोहली से जेलस होता है गौतम गंभीर, या अब सही हो गया? ऐसे पूछ रहा हूँ, मेरे जहन में आ गई, जेलस होता है ये काफ़ी विराट से? भाई मेरे अभी ख्याल सही हो में- गए मामले? मुझे इस चीज़ का तो इतना अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये जिससे भी जेलस हो जाए, मेरे ख्याल है कि वो एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है। अच्छा वो उसकी ऑडियो दबा के अब सुनते हैं जो शाहिद ने और इनके दरमियान हुआ था, वो बेहतर किया था लाला ने। बहुत सही किया था जी। अच्छा, पीसीबी के एक्स चेयरमैन थे खालिद महमूद साहब, 1998 से 1999 तक रहे। बात हो रही थी कि सर्जरी होगी पाकिस्तान टीम में, उसमें उन्होंने ये कहा कि सर्जरी पे तो यही कहा जा सकता है, मीर क्या सादा है, मीर क्या सादा है जिसके सबब बीमार हुए उसी अतार लौंडे के बेटे से दवा लेता है। अब ये तो बड़ा उन्होंने कोई मुश्किल सी बात कही है। वो कह रहे हैं कि जी सर्जरी के लिए एक सर्जन की भी ज़रूरत होती है, और यहाँ तो कोई माहिर सर्जन है ही नहीं जो इनकी सर्जरी करेगा, और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे चेंज होने की ज़रूरत है। ये कहना है खालिद महमूद साहब का, एक्स पीसीबी चेयरमैन। बात तो वो सही कह रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का अपना कोई क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की टीम अगर मैं देखूं तो आपने वहाब रियाज, रज़ाक, यूसुफ और असद शफी, आपकी टीम, और फिर सुनने में आ रही सिलेक्शन कमेटी भी ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल है सबसे पहला काम मोहसिन नकवी साहब को ये करना था, वो रोज़ ग्राउंड जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले तैयार होना चाहिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ मोहसिन नकवी साहब, ये चाहे कज़ाफ़ी स्टेडियम सोने का बना दें, आप नेशनल स्टेडियम जो है वो चांदी का बना दें, लेकिन आपकी टीम की परफॉर्मेंस सिफर होगी तो आपका कोई काम याद नहीं रखा जाएगा कि आपने ये काम किया था। आप मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को एक अपना डायरेक्टर क्रिकेट जो है ना, वो कोई एक बड़ा नाम अब तक अनाउंस कर देना चाहिए था इस वर्ल्ड T20 के डिबेकल के बाद। बड़ा नाम कौन है, कोई है बताएं, कोई देखिए तजवीज़ बड़ा है? नाम बहुत सारे हैं। मेरा मत लीजिएगा, बाकी जिसका लेना ले लें। हाँ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ शरीफ भाई, थोड़ा सा ज़रा सर्च करें। मैं तो एक क्रिकेटर ऐसा, और ये ज़रूर नहीं, तो देखें, कोई आपके जहन में है नाम, बता देना क्या हुआ। भाई ऐसे बहुत सारे नाम है। इकबाल कासिम यहाँ पे बैठे हुए, इकबाल कासिम जो है वो बड़ा क्लियर नाम रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर आपने एग्रेशन लेकर आनी है अपनी टीम के अंदर, शुएब अख्तर का नाम कभी मैच फिक्सिंग में नहीं आया, किसी चीज़ में नहीं वैसे आया। इनके लिए शुएब भाई सही है, लेके आए कोई ऐसा भाई आज तक नहीं लेकर जो आए। जरा तगड़ा भी हो, वो जरा मतलब सीधा करें इन बच्चों को। वसीम अकरम बार बार ये शिकवा करते रहते हैं, मैं तो टीम के साथ नहीं हूँ, मैं तो टीम के साथ नहीं हूँ। भाई लगा के एक मरतबा चेक भी कर लो कि क्या करते हैं आप, क्या रिजल्ट देते अच्छा हैं। नसीम भाई, जैसे खालिद महमूद साहब ने बात कही, तो 1998 से 1999 तक ये रहे यहाँ पर पीसीबी के चेयरमैन। इनके दौर में सारे मामला क्लियर थे? थोड़ा सा मैं ये भी जान लूँ ना, क्योंकि मैं पर्सनली इतना खालिद महमूद साहब को नहीं जानता। तो 98 से 99 का जो एरा था वो बिल्कुल क्लियर था क्रिकेट का? सर 1999 वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें ये चेयरमैन थे, पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी जो है वो इंक्वायरी कमीशन बैठा था, जिसने सलीम मलिक को लाइव बैन किया था, अताउर रहमान को लाइव बैन किया था, मलिक मोहम्मद कयूम। वो कब बैठा था? वो 1999 वर्ल्ड कप के डेबेकल के बाद बैठा था वो कमीशन, जिसने उसके बाद सजाएं दी थी, और ये बात साबित हुआ था कि कई खिलाड़ी इसके अंदर इन्वॉल्व दिखाई दिए। तो वो जो इन्वॉल्वमेंट थी वो तो खालिद महमूद साहब आपके दौर में चल रही थी। जल साहब ने उसके 1999 वर्ल्ड कप के में जो करीब में जो ज्वाइन किया था, तो वो इंक्वायरी उनके दौर में ज़रूर हुई थी, लेकिन जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगे थे वो तो आपके दौर में लगे थे। बिल्कुल, ये मैंने सवाल इस वजह से कह दिया कि ज़ाहिर बहुत से लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो मैंने कहा थोड़ा इनका भी एरा जान लूँ। टाइम कम है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। एमन पहले आप दीजिएगा, फिर नसीम भाई इस पर थोड़ी बात करेंगे। दनिश कनेरिया को जानती हैं आप? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। बॉलर हैं जी, वो पहले भी इल्ज़ाम लगाते रहे, अब वो एक्स क्रिकेटर्स पे जो है वो बरस पड़े। वो कह रहे हैं कि सारे मुंह के शेर हैं, बाहर बैठ के बातें करते रहते हैं, अंदर इनकी कुछ परफॉर्म करने का इनके अंदर कोई जज्बा नहीं है। उन्होंने वसीम अकरम को कहा कि ये उस वक्त क्यों नहीं तनकीद कर रहे थे जब आमिर टीम में आ रहे थे, अब क्यों आमिर पर तनकीद कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी हिस्सा क्यों नहीं बनते हैं, कोई आके कोई ओहदा लें और फिर जो है वो बातें करें। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं ये दनिश कनेरिया साहब। पहले भी दानिश कनेरिया ने ये बात मुल्क से बाहर बैठ के की है, मुल्क में बैठ के की? बाहर बैठ के की अच्छा, है। बाहर बैठ के की। ओके, बाहर बैठे हुए खिलाड़ियों पे बात कर रहे हैं, बाहर बैठ के। जी ओके। नहीं, उनका तो पहली बात है, ये बात करना बनता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से क्रिकेट को छोड़ के गए हैं और जिस तरह से उनको निकाला है, उसके बाद आके वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन पर ये बातें बिल्कुल सूट नहीं करती। और वसीम अकरम अगर बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो क्रिकेट को रीड करके करते हैं, और मोहम्मद आमिर के बारे में उनकी जो बातें थी वो बिल्कुल सही थी।
लाइक आप स्पॉट फिक्सिंग के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर मोहम्मद आमिर की एंट्री हुई तो मोहम्मद हफीज़ ने भी इसको बैक किया, क्योंकि ऑब्वियसली वी सॉ कि उन्होंने अपना टाइम पीरियड किस तरह से गुजारा। जी नसीम भाई, टाइम बिल्कुल कम है, क्या कहेंगे दिनेश कनेरिया के बारे में? मैं क्या कहूँ, बस एक फारिग आदमी की बातें हैं, इसको फारिग ही समझें बस, इससे ज़्यादा मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका अपना कैरेक्टर क्या रहा है, वो किस, जैसे अभी अमन ने भी बात की कि पाकिस्तान में बैठ के झूठ बोलते रहे तो पता चला वो लोग यहाँ पहुँच गए अदालत में जब आपने कबूल किया, वरना तो आप यहाँ बैठ के मुझे भी और पता नहीं कितने साथियों को इन्वॉल्व करते रहे थे, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, और हम रोज़ बैठ के उनके लिए लड़ रहे होते चैनल पे, हमारा खिलाड़ी बेगुनाह है। पता चला कि वो लोगों ने यहाँ आके हमारी अदालत में केस करके जो है वो हम सबको किया। तो भाई खुदा के वास्ते दिनेश भाई ऐसा ना करें। दिनेश भाई जरा यार कम बोला करो, बिला वजह की बातें आप कर रहे हो तो फिर मजाक ही उड़ता है आपका। चले जो मर्जी आप बोलते हैं। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।